अस्सलाम वालेकुम क्लास। आज हम लोगों ने बायोटेक्नोलॉजी का चैप्टर स्टार्ट करना है। व्हाट इज़ बायोटेक्नोलॉजी? बायोटेक्नोलॉजी को सबसे पहले आप डिफ़ाइन करते हैं कि आपने जो है वो लिविंग ऑर्गेनिजम्स को यूज़ करना है फॉर द वेलफेयर ऑफ मैनकाइंड, मतलब किसी भी इंसान की भलाई के लिए या उसके प्रॉपर यूज़ के लिए जो भी आप यूज़ करते हो, डैट इज़ बायोटेक्नोलॉजी। इसमें आप जो है, जैसे आपको मैं एग्जांपल देती हूँ कि आपने जो है वो बैक्टीरिया को यूज़ करना है फॉर मेकिंग ऑफ योगर्ट, दही बनाने के लिए, तो ये बायोटेक्नोलॉजी की ब्रांच आ जाएगी। इसके अलावा आप जो हैं इंसुलिन जो है वो प्रोड्यूस करते हैं विद द हेल्प ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, और ये बहुत वास्ट एप्लीकेशन है बायो की, कि जिसमें आप बहुत ज़्यादा जो है वो चीज़ें प्रोड्यूस कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। तो बेसिकली बायोटेक्नोलॉजी क्या होता है कि बायो मीन्स लिविंग ऑर्गेनिजम्स एंड टेक्नोलॉजी मीन्स कि यूज़ ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स इन टेक्नोलॉजी। टेक्नोलॉजी का ये मतलब नहीं है यहाँ पे आपके मोबाइल फ़ोन या सेल फोन्स वाली या मशीनरी वाली टेक्नोलॉजी। यहाँ पर लिविंग ऑर्गेनिजम्स को यूज़ करना है वेलफेयर के लिए या फिर कोई भी प्रोडक्ट बनाने के लिए, ठीक है, तो वो भी टेक्नोलॉजी के सेंस में ही आएगा। अब यहाँ पे आपको जैसे दिखाया, यहाँ पर चीज़ बना है, योगर्ट बना हुआ है, बटर बना हुआ है, तो ये सारी चीज़ें जो हैं ये किससे बनती हैं? ये बायोटेक्नोलॉजी से। इसके अलावा ये इंसुलिन इंसुलिन जो है ये एग्जांपल है बायोटेक्नोलॉजी की। इसके अलावा अब जो है सबसे पहले जो डिस्कस करनी है बायोटेक्नोलॉजी की एक टाइप है जेनेटिक इंजीनियरिंग। जेनेटिक इंजीनियरिंग क्या होता है कि आर्टिफिशियल जो है वो सिंथेसाइज करना है, रिपेयर करना है, या फिर इसमें बेसिकली आपने सबसे पहले देखना है कि मॉडिफिकेशन, रिमूवल या एडिशन या रिपेयर ऑफ जेनेटिक मटेरियल, के जेनेटिक मटेरियल को सिंथेसाइज करना है या मॉडिफाई, उसमें कुछ भी चेंज करना है, उसमें मॉडिफिकेशन अच्छी चीज़ लेके आनी है, कुछ भी जो है वो बेसिस को चेंज करना है या फिर उसमें कुछ ऐड करना है या फिर इसमें कुछ रिमूव करना है, तो ये सारा काम जो है वो जेनेटिक इंजीनियरिंग में होगा। मीन्स के जीन के साथ प्ले करना जो है वो जेनेटिक इंजीनियरिंग में आता है। अब वो किस सेंस में हो सकता है? जैसे आपको यहाँ पे एक एग्जांपल के थ्रू दिखाया है कि ये जीन्स डीएनए है और उसके अंदर जो है वो मौजूद है, तो अब इसके अंदर जो है वो डीएनए के अंदर चेंजिंग्स की जा रही, ठीक है, कि कुछ जो है वो नई बेसिस लग रही हैं, कुछ पुरानी वाली ही हैं, कुछ को रिमूव किया जा रहा है, कुछ को न्यू को ऐड किया जा रहा है, या कुछ भी उसमें मॉडिफिकेशन होगी, तो ये किस में आएगा? ये जेनेटिक इंजीनियरिंग में ही आएगा। अब आगे जो है उन्होंने आपसे डिस्कस किया हिस्ट्री के बारे में कि व्हाट इज़ द हिस्ट्री ऑफ जेनेटिक इंजीनियरिंग। तो सबसे पहले उन्होंने डिस्कस किया कि जो जेनेटिक इंजीनियरिंग है वो 1944 में जो है वो डिस्कस हुआ। अब 1944 में उन्होंने क्या किया कि उन्होंने जो है वो मतलब साइंटिस्ट को जो है वो डीएनए और उसकी जेनेटिक इन्फॉर्मेशन के बारे में पता लगा, और उसके बाद जो है वो साइंटिस्ट ने जो है वो इस तरह का जो है वो एंजाइम किया था जो कि डीएनए की सिंथेसिस में या फिर डीएनए की प्रिपरेशन में जो है वो यूज़ होता है। क्या मैंने आपको बताया कि 1944 में जो है साइंटिस्ट ने फाइंड आउट किया था सबसे पहले जेनेटिक इन्फॉर्मेशन के बारे में कि डीएनए के अंदर जो है वो तमाम जेनेटिक इन्फॉर्मेशन होती है, कि तमाम जीन्स की इन्फॉर्मेशन, इवन आपके स्किन कलर की, आपके हेयर्स की, या जो भी इंफॉर्मेशन होगी वो तमाम की तमाम जो है वो जीन्स में मौजूद होगी। दूसरी बात उन्होंने फिर डिस्कस की थी यहाँ पर, वो ये डिस्कस की थी कि जो एंजाइम्स जो हैं, जैसे कि वो एंजाइम्स उन्होंने मतलब प्रिपेयर किए थे जो कि डीएनए को प्रिपेयर करने के लिए यूज़ होते हैं। अब उसके बाद जो है 1970 में उनको जो है वो डीएनए को कट और पेस्ट करने का जो है वो आइडिया हो गया था कि डीएनए किस तरह जो है किसी भी ऑर्गेनिजम्स में कट किया जा सकता है या पेस्ट किया जा सकता है। अब ये कट और पेस्ट की टेक्नोलॉजी जो है ना, आगे आप लोग जब फर्दर इसी चैप्टर में कुछ पढ़ोगे तो आप लोगों को आइडिया होगा कि किस तरह डीएनए की कटिंग और पेस्टिंग ज़रूरी होती है जेनेटिक इंजीनियरिंग में। असल में ये कटिंग ही और पेस्टिंग ही होगी तो हम क्यों न्यू प्रोडक्ट बना सकेंगे, कि पुराने वाले कुछ एरिया को रिमूव करके उसमें नया जो है वो डाला जाए डीएनए का, तो उसके बाद जो है ये जो फिनोमेना होता है ये कट और पेस्ट का होता है, जो रिमूव किया जाएगा वो कटिंग होगा और जो नया डाला जाएगा वो क्या हो जाएगा? पेस्टिंग हो जाएगा। अब आगे उन्होंने बताया कि 1978 में जो है वो साइंटिस्ट ने इंसुलिन प्रिपेयर की थी। इंसुलिन आपको पता है कि ये जो है ये शुगर के अगेंस्ट जो है ये शुगर की कंसंट्रेशन को मेंटेन करती है, तो इंसुलिन जो है उन्होंने प्रिपेयर की थी। और ये जो है इसके अलावा उन्होंने बताया कि इसके अलावा उन्होंने ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन भी जो है वो सिंथेसाइज्ड किया था। अब लास्ट में वो बता रहे हैं कि 1990 में जो है वो ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट फर्स्ट टाइम जो है वो लॉन्च किया गया था, मतलब ह्यूमन, और इसके सारे जो हैं वो ये प्रोजेक्ट और इसका मैप जो है वो 1990 में बना। लेकिन ये प्रोजेक्ट कंप्लीट कब हुआ था? ये प्रोजेक्ट जो है वो 2002 में जो है वो कंप्लीट हुआ।
अब नेक्स्ट जो है आप लोगों के साथ डिस्कस किया उन्होंने फर्मेंटेशन के बारे में। फर्मेंटेशन आप लोग अपनी डेली बेसिस पे अपनी डेली यूज़ में बहुत ज़्यादा करते हैं। जैसे कि मैं आपको एग्जांपल दूं फर्मेंटेशन की, तो आपको मैं कहती हूँ कि जिस तरह ये योगर्ट बनता है, तो योगर्ट इज़ अ टाइप ऑफ फर्मेंटेशन। ब्रेड भी फर्मेंटेशन की टाइप है। इसके अलावा चीज़ वगैरह ये सारी चीज़ें जो है इट इज़ प्रिपेयर्ड थ्रू द फर्मेंटेशन। ठीक है, फर्मेंटेशन से जो है ये चीज़ें प्रिपेयर्ड होती हैं। अब यहाँ पे उन्होंने डिस्कस किया आपके साथ के सेलुलर रिस्पायरेशन, ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स गो थ्रू ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन, रिलीज एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। उन्होंने कहा है कि ऑक्सीडेशन और रिडक्शन रिएक्शन की हेल्प से जो एनर्जी जो है वो एटीपी रिलीज होगी, और यही जो कंप्लीट ऑक्सीडेशन और रिडक्शन का प्रोसेस है ग्लूकोज के, इसको हम फर्मेंटेशन कहते हैं। कि ऑक्सीडेशन होगी और रिडक्शन, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन अगर जो होगी तो उसको हम क्या कहेंगे कि वो क्या है, फर्मेंटेशन है। लेकिन ऑक्सीडेशन और रिडक्शन किसकी होगी, ग्लूकोज की। अब आगे उन्होंने आप डिस्कस किया कि 1857 में जो है वो पास्टर साइंटिस्ट है जिसने जो है वो फर्मेंटेशन के लिए जो है वो माइक्रोब्स को यूज़ किया। माइक्रोबियल एक्टिविटी, माइक्रोब्स को मतलब माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। अब माइक्रो ऑर्गेनिजम्स उसमें जिस तरह बैक्टीरिया को यूज़ किया जाता है योगर्ट बनाने के लिए, तो ये भी फर्मेंटेशन की टाइप है कि आपने माइक्रोबियल एक्टिविटी को जो उसने ऑब्जर्व किया, उसने रिजल्ट मतलब ये फाइंड आउट किया कि फर्मेंटेशन जो है वो माइक्रोबियल एक्टिविटी से होती है। और इसके साथ साथ उसने ये चीज़ भी डिस्कस की कि जो है ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को यूज़ करके ही आप लोग फर्मेंटेशन कर सकते हैं। अब बेसिकली फर्मेंटेशन जो है यहाँ पर आपको सारा प्रोसेस शो किया कि व्हाट इज़ फर्मेंटेशन। फर्मेंटेशन में सबसे पहले दिखाया कि ग्लूकोज इज़ अ लार्जर मॉलिक्यूल। अब ग्लूकोज की यहाँ पर क्या हो रही है, ग्लाइकोलाइसिस। लाइसिस जो वर्ड है वो निकला है ब्रेक डाउन होने से। ठीक है, तो जो ग्लूकोज को ब्रेक डाउन करने का काम है वो ग्लाइकोलाइसिस है। अब क्या है कि ग्लूकोज जब ब्रेक डाउन होगा तो वो चेंज होगा पायरुविक एसिड में। पायरुविक एसिड में, ठीक है, मतलब कि ग्लूकोज ब्रेक डाउन हो गया और पायरुविक एसिड बन गया। अब पायरुविक एसिड से 3 प्रोडक्ट्स बन सकते हैं, या तो इथानॉल बनेगा, या लैक्टिक एसिड बनेगा, या फिर दूसरे जो है वो ऑर्गेनिक एसिड बन सकते हैं। दोबारा आपसे डिस्कस करती हूँ कि ग्लूकोज से जो है वो पायरुविक एसिड बनेगा। पायरुविक एसिड जो मतलब ग्लाइकोलाइसिस होगी, और ग्लाइकोलाइसिस का क्या मतलब है, ग्लूकोज का ब्रेक डाउन होना। अब पायरुविक एसिड से जो है वो या तो इथानॉल बनता है, या लैक्टिक एसिड बन सकता है, या फिर जो है ऑर्गेनिक एसिड बनेगा। अब नेक्स्ट जो है वो है टाइप्स ऑफ फर्मेंटेशन। बेसिकली देयर आर 2 टाइप्स ऑफ फर्मेंटेशन। फर्स्ट वन इज़ अल्कोहलिक फर्मेंटेशन एंड सेकेंड वन इज़ लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन। सबसे पहले हम लोगों ने जो डिस्कस करनी है वो करनी है अल्कोहलिक फर्मेंटेशन। अल्कोहलिक फर्मेंटेशन को समझने से पहले हम लोग इसका फ्लो चार्ट समझ लेते हैं कि जैसे हम लोगों ने पहले पढ़ा कि ग्लूकोज से जो है वो पायरुविक एसिड बनेगा, और वो कब बनेगा, जब ग्लाइकोलाइसिस होगी। तो ग्लूकोज से जब पायरुविक एसिड बनेगा तो पायरुविक एसिड से 2 जो हैं वो मॉलिक्यूल बनते हैं, या तो एसिटाल्डिहाइड बनेगा और या फिर कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा। अब एसिटाल्डिहाइड जो है वो इथानॉल बनाएगा, और इथानॉल जो है वो अल्कोहल की टाइप है। यहाँ पर जो है वो फर्मेंटेशन जो है वो बताया है कि जो बैक्टीरिया यहाँ पे सैक्रोमाइसिस सर्विस या बैक्टीरिया बताया दैट हेल्प इन द फर्मेंटेशन। इसके अलावा उन्होंने बताया है कि फर्मेंटेशन जो है वो किस किस में आप लोग जो ये अल्कोहलिक फर्मेंटेशन के लिए कौन कौन से प्रोडक्ट प्रोड्यूस हो सकते हैं, ब्रेड, बियर, वाइन, या फिर डिस्टिल्ड स्पिरिट। ठीक है, और इस प्रोसेस में उन्होंने आपको बताया कि क्या होता है, जैसे कि यहाँ पर बताया आपको पायरुविक एसिड से एक तो कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगा, जब कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगा तो बाकी एसिटाल्डिहाइड रह जाएगा। तो यहाँ पे यही बात उन्होंने डिस्कस की है कि in this process carbon dioxide is removed from pyruvic acid, the product acetaldehyde is then reduced to ethanol. The carbon dioxide produced during the fermentation causes the rise of bread. अब आगे जो सेकंड टाइप है वो है लैक्टिक एसिड। लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन में क्या होता है कि सिंपल पायरुविक एसिड जो है वो चेंज हो जाता है लैक्टिक एसिड में। अब यहाँ पर वो देखें कि ये भी जो है ये प्रोसेस भी बैक्टीरिया की हेल्प से होता है। अब किस तरह होता है ये देखें कि पायरुविक एसिड जो है वो रिड्यूस हो जाएगा सिंपल लैक्टिक एसिड में, और इस ये भी प्रोसेस जो है वो बहुत सारे बैक्टीरिया इसको मतलब करते हैं, फ्लो करते हैं। सबसे पहले ये स्ट्रेप्टोकोकस में और लैक्टोबैसिलस में,
जो है वो स्पीशी है बैक्टीरिया की, तो इन दोनों में जो है ये हेल्प आउट करते हैं लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन के लिए। और उन्होंने आपको लैक्टोज या लैक्टिक के बारे में आप लोगों ने पहले सुना होगा कि ये डेयरी प्रोडक्ट्स में ज़्यादा यूज़ होता है। तो इसी तरह उन्होंने बताया कि ये जो है डेयरी इंडस्ट्री में यूज़ होता है। ये किस लिए होता है कि सोरिंग मिल्क, मतलब ये दूध को खट्टा करने के लिए। से दूध को क्यों खट्टा किया जाता है, जिस तरह चीज़ बनाने के लिए, पनीर बनाने के लिए और बहुत सारे प्रोसेस के लिए, जैसे आप कह सकते हैं कि जो है वो ये बटर वगैरह बनाने के लिए भी। तो ये सारी चीज़ों के लिए जो है वो मिल्क को सोर करना ज़रूरी होता है।